नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। भारतीय शिक्षा बोर्ड का जब गठन हुआ तो लोगों के सामने ये बात आई कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए विद्यालयों का कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो इस बारे में आज के इस एपिसोड में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्रवण शुक्ला जी, जो कि हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के एडवाइज़र स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। सर, विद्यालय संस्कृति क्या है और यह किसी विद्यालय की पहचान को कैसे गढ़ती है? बिल्कुल, विद्यालय संस्कृति एक्चुअली विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें होती हैं, सिलेबस होता है, उसकी प्रक्रिया चलती है, लेकिन इसके साथ साथ एक धारा उसमें बह रही होती है जो दिखती तो नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन वो होती है। तो उसमें बच्चों के साथ शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षक और बच्चों के बीच में संबंध, बच्चों का आपस में संबंध, शिक्षक का संबंध, और पूरा जो कैंपस होता है, गेट मुख्य द्वार से जब प्रवेश करता है कोई भी बच्चा ही नहीं बल्कि कोई भी प्रवेश करता है और जहाँ भी जाता है उससे वो बोलता नहीं ये विद्यालय जो है इसकी संस्कृति कुछ अलग ही दिख रही है। तो वो कोई बता नहीं रहा है। स्टाफ रूम भी, प्रार्थना स्थल पर भी जो गतिविधि हो रही है, कक्ष में जो कुछ भी हो रहा है, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लंच में जो कुछ भी हो रहा है। तो ये एक विदेशी विद्वान ने कहा है कि उससे किसी ने पूछा कि संस्कृति क्या होती है, तो उसने बहुत छोटा उत्तर दिया था कि हम यहाँ ऐसा ही करते हैं, यही संस्कृति है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के अगर दृष्टि से देखेंगे तो इसी विद्यालय संस्कृति में हम जो कुछ भी हमारे विजन, मिशन, डॉक्यूमेंट में है, वो सब कैसे विद्यालय संस्कृति में संजो जाए, पिरो उठे कि उसके लिए बच्चा बस व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, टीचर के साथ, कैंपस में घूम रहा है, प्रार्थना स्थल पे जो गतिविधियां हो रही हैं उनको कर रहा है, क्लासरूम में बैठा हुआ है, दीवारों को निहार रहा है, अपने कैंपस में पेड़ पौधों को देख रहा है, उसके पास कुछ ऐसा किया गया है जिस पे उसका कुछ ध्यान जा रहा है, वो जब चल रहा है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी दिख रहा है। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो एक धारा है, इसको हम संस्कृति कह रहे हैं। तो संस्कृति जैसे आप किसी स्कूल में आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, और भी बहुत सारे जो जिन्होंने नाम किया देश और दुनिया में, ऐसे लोग भी पढ़े हुए हैं। तो लोग कहते भी हैं अगर कोई सी स्कूल विद्यालय का बहुत नाम है और वहाँ के किसी विद्यार्थी ने कोई गलत काम कर दिया तो लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं कर सकता है क्योंकि ये तो उस स्कूल का पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ये होता है। तो पढ़ा तो वही किताब है, वो जो सिलेबस पढ़ाया गया है, टीचर ही पढ़ाए हैं, लेकिन क्या चीज़ को वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ का बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पीछे है कि इस स्कूल की संस्कृति तो अलग ही है, यहाँ का बच्चा ऐसे कैसे कर देगा। तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि उसको हम विद्यालय संस्कृति कह रहे हैं। जी, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय हैं वहाँ की जो संस्कृति है उसमें कौन सी खास बातें दिखाई देती है? हाँ, तो चूँकि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो एक विशेष उद्देश्य से गठित हुआ है। बिल्कुल, ये कोई बहुत सारे बोर्ड थे तो एक बोर्ड और बन गया है, ऐसा नहीं है, या और बोर्ड देश को संभाल नहीं पा रहे थे तो एक और बोर्ड आ गया, ऐसा नहीं है। इसका एक निश्चित उद्देश्य है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ कैसे संयोजित कर ले जाएं। तो इसमें जो कुछ भी पाठ्य पुस्तकों में होना है वो तो किया जा रहा है, हर पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में, फिर उसके अभ्यास के प्रश्नों में, परीक्षा प्रणाली में, जहाँ भी जो करना किया जा रहा है। लेकिन जब तक विद्यालय कल्चर उसके अनुरूप नहीं रहेगा तब तक वो चीज़ नहीं आएगी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड चाह रहा है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने विद्यालयों में उसके मुख्य द्वार से ही शुरू कर देगा कि मुख्य द्वार को देख के ही लगे कि ये भारतीय ज्ञान संपदा जो रही है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको ये संयोजित किए हुए ये विद्यालय दिखता है। तो उसका गेट, उसके गेट पे लेखन, उस पे चित्रांकन, फिर जब बच्चा अंदर आएगा
तो अंदर आएगा तो जो दीवार होंगे, जो उसका रास्ता होगा, उसको हम लोग ज्ञान पथ नाम दे रहे हैं कि जिस रास्ते पे चलेगा वो उसका ज्ञान पथ है। तो उसमें जगह जगह कुछ बोर्ड लगे होंगे, वो बोर्ड बदलते भी रहेंगे, उस पर कुछ सूक्तियाँ होंगी। जो दीवार होगी उस पर हमारे जो जिन्होंने एक बड़े समुदाय को, एक समाज के लिए कुछ किया है, व्यक्तिगत तो बहुत लोगों ने कुछ किया होगा, एक समुदाय के लिए, जन के लिए, एक परंपरा के लिए कुछ किया होगा, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, आदिकाल से उनका चित्र, उनके बारे में और चर्चा के लिए वहाँ पर विषय वस्तु। फिर ऐसा चलते हुए प्रार्थना स्थल पे जाएगा। अब प्रार्थना स्थल को भी हम लोगों ने 25 से 30 मिनट का जो कार्यक्रम है उसमें कैसे संस्कार हो, बच्चों के मानस का शिल्पन हो, संस्कार हो। तो प्रार्थना तो होगी ही, उसके साथ उसमें कुछ समय दिया गया है कि किसी ऐतिहासिक प्रसंग को, किसी सांस्कृतिक प्रसंग को 1-2 मिनट सुनाएंगे, किसी महापुरुष के बारे में, किसी एक मूल्य पर कोई कहानी सुनाई जाएगी, उन मूल्यों की चर्चा की जाएगी। अगले सप्ताह उन मूल्यों पर बच्चों से पूछा जाएगा, जो कहानी हुई थी उस पर कौन कौन सा मूल्य ध्यान गया, आप अपने संबंधों में कैसे देख पाए। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि विद्यालयों को धीरे धीरे जा रहा है। और इस पे जो प्लानिंग है हमारे ट्रेनिंग डिवीज़न की, हमारे से संबद्ध विद्यालयों के सभी शिक्षकों को हम विद्यालय संस्कृति का प्रशिक्षण देंगे। ऐसा नहीं है उसमें से 2-4 लोगों को देंगे, क्योंकि विद्यालय की संस्कृति को बनाने के लिए सभी शिक्षकों का योगदान, प्रिंसिपल का योगदान, मैनेजर का, मैनेजमेंट का योगदान। तो इसलिए मैनेजमेंट को तो अभी हरिद्वार में बुलाया था, उनकी ट्रेनिंग हो गई, लेकिन अभी जो सभी टीचर्स हैं उनका, क्योंकि विद्यालय संस्कृति में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो संबंध की होती है। किताब तो हमको पूरा करना ही है, लेकिन जो बच्चों के बीच का आपसी संबंध है, जो उनके बीच में संवाद है, जो गतिविधियां हैं, उनमें कैसे मूल्यों का अभ्यास हो सके, कृतज्ञता का अभ्यास हो सके, स्नेह का अभ्यास हो सके, ममता का अभ्यास हो सके। क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसा मूल्य है कि अगर मानव कृतज्ञ होना सीख जाए तो समाज में बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि एक मनुष्य को गढ़ने के लिए, खड़ा होने में अनेकों मनुष्यों का योगदान है। तो अगर मुझे वो ध्यान में हमेशा रहता है तो न तो मैं किसी चीज़ का नुकसान करूंगा, न किसी चीज़ का गलत उपयोग करूंगा, न ही मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा। तो ये कृतज्ञता मूल्य पे तो हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। तो ये प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ, उसका बाकायदे एक टोली होगी जो इसको मॉनिटर भी करेगी। फिर कक्षा कक्ष में जब हो जाएगा तो उसके कक्षा कक्ष के बाहर ही उसके कक्षा कक्ष का नामकरण भी किसी सांस्कृतिक महापुरुष के नाम पर होगा और उसके बारे में वहाँ पर लिखा भी होगा। कक्षा के अंदर जो सजावट है दीवालों की, क्योंकि हर दीवार बच्चे के लिए है, तो हम उन दीवालों की सजावट भी ऐसा करेंगे कि उसके में भी संस्कार निर्माण हो। तो ऐसा एक लंबा एक कार्यक्रम है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों को अन्य विद्यालयों से थोड़ा अलग करेगा कि नहीं, जिस उद्देश्य के तहत इस बोर्ड का गठन हुआ है वो इस विद्यालय की एक इनविजिबल करंट में भी दिखता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही साफ बात है कि अभी तक ऐसा कल्चर कोई आया नहीं है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड लेकर आ रहा है। लेकिन अगेन जो स्कूल का कल्चर होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, स्कूल में ज़्यादा टाइम बच्चे बिताते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर होम। तो क्या सचमुच वहाँ के जो कल्चर होते हैं, जो संस्कृति होती है, बच्चों के चरित्र व्यवहार निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसको किस तरीके से प्रभावित करती है? बिल्कुल। तो आप भी किसी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी किसी स्कूल में पढ़े हैं। तो शुरू में तो बच्चा अपने माता पिता का या जो उनकी सेवा देख रेख करते हैं उनका दीवाना होता है। मतलब वो जिस चीज़ को सही कहते हैं उसको सही कहता है, जिसको गलत कहते हैं उसको गलत मानता है। लेकिन जैसे उसको हम विद्यालय से कनेक्ट करा देते हैं तो अपने टीचर का वो दीवाना हो जाता है। टीचर के सबसे बड़े फैन होते हैं। हाँ, टीचर के कहे बात को, अगर टीचर ने कोई बात कह दिया है तो उसके लिए वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। फिर घर में कोई अगर बदलना भी चाहे तो बच्चा नहीं, मेरी मैम ने कहा है, मेरे सर ने कहा है। मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की आदतें जो थोड़ी सी अगर बिगड़ गई हैं तो पेरेंट्स आके टीचर को बोलते हैं कि बच्चा मेरा ऐसी चीज़ें करता है, आप बोलियो तो आपकी बात मान लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि विद्यालय के अंदर जब बच्चा शिक्षक का दीवाना है, उस समय अगर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो संवाद है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जिससे बच्चे का चरित्र निर्माण हो, जिससे बच्चा एक पूर्ण मानव, NCF 2020 में लिखा है कि शिक्षा वो है जो बच्चे को एक पूर्ण मानव क्षमता प्रदान करे। तो एक बच्चे को हम पूर्ण मानव क्षमता प्रदान करने के लिए जब तक उसके आचरण को, उसके, क्योंकि आचरण ही मल्टीप्लाई होता है, अगली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आचरण ही मल्टीप्लाई होता है, इसी को बोलते हैं संस्कृति निरंतर होती है। तो उसी को बोल रहे हैं आचरण ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे मेरा बेटा है तो मेरे रंग रूप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो आचरण है, मेरा जो कंडक्ट है, मेरा जो व्यवहार है, उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो कई बार कई लोग पूछते हैं कि पेरेंटिंग क्या है, तो मैं एक लाइन का उत्तर देता हूँ कि माता पिता का आचरण ऐसा हो जाए कि बच्चा उसका अनुकरण कर सके, यही पेरेंटिंग है। भाषण से, उपदेश से पेरेंटिंग नहीं हो पाएगी। मेरे आचरण में जो है वो बच्चा अगर उसको अंगीकार कर लेता है, स्वीकार लेता है, स्वीकृति में आ जाता है, वही अगली पीढ़ी को करेगा। तो बोल रहे हैं कि ये पेरेंटिंग है। तो ये जो, यही विद्यालय के अंदर है। और मैं जो देखा हूँ कि 8वीं तक बच्चा या 9वीं क्लास तक बच्चा कोर्स नहीं पढ़ता है, किताब नहीं पढ़ता है, वो अपने टीचर को पढ़ता है। बिल्कुल पढ़ता है। जब वो टीन एज में जाता है तो उस समय स्थितियाँ थोड़ी बदलती हैं, लेकिन टीन एज में जाने के पहले अगर उसका संस्कार ऐसा हमने गढ़ दिया तो टीन एज प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो टीन एज प्रॉब्लम हो रही है पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि उसके पहले उसके संस्कार गढ़ने पे वो काम नहीं हो पाया, वो संवाद नहीं हो पाया। क्लासरूम के अंदर, विद्यालय के परिसर में, प्रार्थना स्थल पर टीचर का बच्चों के साथ, बच्चा को बच्चों के साथ, ये हो न पाने के कारण जो उसका अभ्यास, क्योंकि अभ्यास से चीज़ें आती हैं। हम सबको राष्ट्रगान याद है, हम कब बैठ के याद किए थे, रटे थे? आप कभी रटे बैठ के राष्ट्रगान? लेकिन याद है। कैसे याद हो गया? क्योंकि रोज निश्चित टाइम पे होता है। हमारे मसल्स में वो आ गया है। तो रोज निश्चित टाइम पे होता है तो हमको याद हो गया। तो ये तो मेमोरी की बात है। तो अगर ऐसे ही आचरण का भी हम प्रतिदिन कुछ अभ्यास करा रहे हैं प्रतिदिन, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो भी आचरण में आएगा, फिर टीन एज प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन, ऑब्जेक्टिव एंड मिशन, इसको ध्यान में रख करके जो कुछ भी विद्यालय में करना है वो सब को बोल रहे हैं ये संस्कृति है। सर ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जैसे अभी तक जो स्कूल में होते आया है या जो भी न्यू पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। लेकिन एक्टिविटी उसी दिन हो रही है, जैसे इन्वायरमेंट डे है तो उस दिन कुछ हो गया, या फिर टीचर्स डे है तो उस दिन कुछ हो गया, या अर्थ डे है तो उस दिन कुछ हो गया। लेकिन क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे पर्यावरण के प्रति भी बच्चों को बचपन से जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में पर्यावरण खतरे में है। तो स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट भारतीय शिक्षा बोर्ड का कैसे होगा कि उनके लाइफ में जो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या समावेशिता का एक जो आचरण होता है, या पर्यावरण को लेकर जागरूक होने वाली बात होती है, वो किस तरीके से उनके ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा? बढ़िया प्रश्न है आपका। तो एक्चुअली संस्कृति में हम मुख्यतः 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके संस्कृति, विद्यालय संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। पहला है स्व, कि बच्चा स्व को जान जाए, मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं तो केवल शरीर तो नहीं हूँ, और भारतीय संस्कृति इसके लिए बिल्कुल ही नकारती है कि मैं केवल शरीर हूँ। क्योंकि अगर मैं केवल शरीर होता तो जब मैं सो के सुबह उठता हूँ तो बोलता हूँ आज नींद बहुत अच्छी आई। तो आपका शरीर तो सो रहा था, तो कौन देख रहा था कि नींद बहुत अच्छी आई? फिर बोलते हैं आज ना बहुत अच्छा सपना देखा, कौन देखा? शरीर तो सो रहा था। फिर बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है। फिर बोलते हैं ये मेरा शरीर है। तो ये जो ओनरशिप ले रहा है कि मेरा शरीर है, ये क्या है? इसका मतलब वो शरीर से इतर भी कोई चीज़ है जो शरीर के साथ है।
तो स्व का बोध कराना, इसके लिए हम लोग बहुत सारी गतिविधि उसमें डाल रहे हैं कि बच्चे को स्व का बोध हो। बोलते हैं ना मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये जो बोल रहा मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे बोलने वाला कौन है? ओनर कौन है इस शरीर का? उसका भी बोध होना, क्योंकि जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक जो श्लोक हम पढ़ते हैं सा विद्या या विमुक्त है, वो चरितार्थ नहीं होगा। तो स्व का बोध होना, जब तक स्व का बोध नहीं होगा तब तक संबंध का बोध नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अगर आपके साथ संबंध है तो संबंध कोई शरीरगत चीज नहीं है, संबंध को स्वीकारने वाला शरीर नहीं है, संबंध को स्वीकारने वाला कोई और चीज है, मन है या जो भी नाम देते हैं हम। तो ये जो संबंध को स्वीकारने वाली इकाई है, तो जब तक वो पता नहीं चलेगी हमको, स्व का बोध नहीं होगा, तब तक संबंध का बोध नहीं होगा। संबंध का बोध नहीं होगा तो संबंध का फुलफिलमेंट, निर्वाह नहीं होगा। संबंध का निर्वाह कब होता है? जब हमको संबंध का पता है। संबंध का पता है तो संबंध का, हर संबंध में मूल्य होता है, बिना मूल्य का कोई संबंध नहीं है। मेरा इस माइक के साथ संबंध है तो इसमें मूल्य है कि मैं जो बोल रहा हूँ माइक मेरे आवाज़ को बढ़ाएगा, ये इसका मूल्य है। अगर ये आवाज़ नहीं बढ़ा रहा है तो मेरा इससे संबंध ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उपयोगिता ही नहीं है ना फिर। तो इसी तरह से मानवीय संबंधों में भी मूल्य है। मेरा अपने बच्चे के साथ संबंध है, मेरे संतान के साथ, अब उसमें क्या मूल्य है? तो मूल्य यह है कि मेरा संतान समझदार जिम्मेदार हो जाए, वो सभी के साथ प्यार से, स्नेह से, सम्मान से, कृतज्ञता से जी सके, मेरे प्रति भी कृतज्ञ हो सके। यही सब मूल्य है उसके अंदर। संतान को क्या है कि चूंकि मैं इनके बाद आया हूं तो मेरे शरीर का, मेरे शिक्षा संस्कार का जिम्मेदारी ये लोग स्वीकारें, उसका इंतजाम करें, उसकी व्यवस्था करें। ये उस संबंध में मूल्य है। तो अगर मैं समझ में आया है, मैं खुद क्या हूँ स्व समझ में आया है, तो संबंध समझ में आया है, तो उसके अंदर मूल्य भी समझ में आया है। अब उन्हीं मूल्यों का निर्वाह होना है, उसी को बोलते हैं संबंध का निभाना। बोलते हैं अरे भाई ये क्या संबंध निभाएंगे? तो संबंध निभाएंगे तब जब संबंध में मूल्य का पता होगा। तो हम संबंध में मूल्यों को अभ्यास कराएंगे संस्कृति के अंदर। फिर मेरा प्रकृति के साथ क्या संबंध है? जैसे माइक बोला तो माइक प्रकृति है, तो ये पदार्थ है, इस पदार्थ के साथ क्या संबंध है? फिर मेरा पेड़ पौधों के साथ क्या संबंध है? मेरा पेड़ पौधों के अलावा जो जीव जंतु मेरे अलावा है उनसे क्या संबंध है? फिर मेरा मानवों के, दूसरे मानवों के साथ क्या संबंध है? कुछ मेरे परिवार में है, कुछ मेरे पड़ोस में है, कुछ मेरे से बहुत दूर हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इंटरनेट कोई बना रहा है, मेरे लिए कोई मोबाइल बना रहा है। अब वो मेरे लिए ही तो बना रहा है ना। बिजली आ रही है तो बिजली कोई प्रोडक्शन से लेकर के और ट्रांसमिशन से लेकर के यहाँ तक आने में हजारों लोग अभी लगे होंगे, तब ये बिजली आ रही, तब हम बात कर पा रहे हैं। तो इसमें लगे हुए लोग क्या मेरे संबंधी नहीं हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं? तो बहुत से लोग हैं जो मुझे दिखते नहीं है लेकिन मेरे संबंधी हैं। तो ये सारा बोध करा पाना, तो उसी में फिर प्रकृति के साथ बोध होगा कि प्रकृति की हर इकाई मेरी संबंधी है, वो मेरे उपयोग के लिए है, मतलब वो उपलब्ध है। वो कहती नहीं कि आप मेरा उपयोग करिए। आम का पेड़ कहता नहीं आओ आम ले जाओ, ऐसा वो नहीं कहता है। आम का क्या काम है? तो आम का या किसी भी पौधे का क्या काम है कि अपनी प्रजाति को बढ़ाता है, एक बीज से अनेक बीज बनाता है। तो आम का फल है, अब वो बड़ा हुआ, पक गया, पक के गिरता है। पक के क्यों गिरता है? पक के गिरेगा तो जमीन पे चिपक जाएगा, तो उससे नया पौधा बन जाएगा। अब हमने पहचान लिया कि वो मेरे खाने भी लायक है, तो वो उपलब्ध है। उसको पहचानना, उसको बनाए रखना, ये जब तक रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा, प्रकृति के साथ अभिन्न संबंध समझ में नहीं आएगा, तो एक विचार आया कि नहीं प्रकृति में जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए, लूट लो, छीन लो, बचने मत दो, सब तुम्हारा है, नहीं तो दूसरा ले लेगा। ये भारतीय दृष्टि नहीं है। भारतीय दृष्टि है कि अपने तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग पूर्वक उपभोग का मतलब ये हुआ कि उनको भी बनाए रखना है, उनकी परंपरा भी बनाए रखना है। अब मिट्टी खराब हो गई, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पानी खराब हो गया, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? हवा खराब हो गई दिल्ली की, उससे हवा को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हमें है। बिल्कुल सच्चाई है।
तो उससे जब संबंध समझ में आएगा, तो इसके लिए हम लोग गतिविधि बना रहे हैं विद्यालय कैंपस में। पूरा एनवायरनमेंट को ऐसा डेवलप करेंगे कि बच्चे को हर संबंध की फीलिंग हो। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आशा है कि अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल का एनवायरनमेंट और कल्चर कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।